ओके देखो, ये थर्ड लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर का, ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो तो थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी पढ़ो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। सेल का टाइप बराबर इजी है। 3 टाइप का सेल है हमारे पास, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्राइमरी सेल मतलब वो सेल जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब फिर से चार्ज नहीं कर सकते बराबर। सेकेंडरी सेल मतलब इसको चार्ज कर सकते हैं फिर से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं? प्राइमरी सेल मतलब क्या रहेगा? जिसको चार्ज फिर से नहीं कर सकता है। जैसे कि जो घड़ी में डालते हैं हम लोग ड्राई सेल, एवरेडी का सेल रहता है बराबर, रिमोट में रहता है सेल, वो कभी फिर से चार्ज होता है क्या? उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। समझा? वो कौन सी सेल में आता है? प्राइमरी सेल। उसको ड्राई सेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? ड्राई सेल या फिर अल्कलाइन सेल। समझा? समझा? प्राइमरी सेल मतलब क्या है? जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। जिसको चार्ज कर सकते हैं वो रहेगा सेकेंडरी सेल। बराबर, तुम्हारे मोबाइल का बैटरी बराबर, इन्वर्टर का बैटरी, समझा? हर एक चीज़ का जो भी बैटरी जिसको रिचार्ज कर सकते, चार्ज फिर से कर सकते, वो किस में आएगा? वो सेकेंडरी सेल में आता है। अब लेटेस्ट अभी नया आया है फ्यूल सेल बराबर। पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्यूल सेल भी यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन सेल आता है बराबर, समझा रहे? हाइड्रोजन सेल बराबर, ये सब तो वो सब देखते हैं। समझा मतलब क्या क्या है? पहले मतलब समझा क्या, फिर पढ़ते हैं हम लोग। प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को कर सकते हैं। फ्यूल सेल तो समझा, नाम में ये फ्यूल सेल, इसमें हाइड्रोजन ये सब फ्यूल यूज़ करें, मतलब इससे कुछ भी मतलब नेचर को इफेक्ट नहीं होने वाला, वैसा सेल है। समझा? फ्यूल सेल से नेचर को इफेक्ट नहीं होता है। समझा ना पॉइंट क्या है? चलो पढ़ते हैं फटाफट। प्राइमरी सेल का पहला पार्ट पढ़ो। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन, यही बताया था, उसको चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी सेल आर ऑफ लो कॉस्ट, सस्ता रहता है। ड्राई सेल कितने का आता है? 12-13 रुपये का आता रहेगा वो एवरेडी का सेल, और कितने का आएगा? लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड इजीली बराबर से ना, उधर ऑलरेडी नोटेशन रहता है कि इधर प्लस माइनस कहाँ डालने करता है, इजी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी सेल आर नॉट सुटेबल फॉर हैवी यूज। वो छोटा सेल से तुम लोग क्या बहुत बड़ा जनरेटर वगैरह चला सकते हैं क्या? नहीं ना, उससे लाइट जलेगा, ये सब लाइट जलेगा, जो भी है नहीं हो सकता। समझा? वो लो मतलब छोटा यूज के लिए बड़ा, हैवी लोड वो संभाल नहीं सकता है। समझा ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो किधर थे? प्राइमरी सेल आर नॉट सुटेबल फॉर हैवी यूज लोड बराबर। एग्जांपल क्या है इस प्राइमरी सेल का? ड्राई सेल हो सकता है या फिर अल्कलाइन सेल। याद रहेगा, ड्राई सेल मतलब वही एवरेडी सेल, उसको ही बोलते हैं ड्राई सेल। समझा? समझा? प्राइमरी सेल क्या है? चार्ज नहीं कर सकते, लो कॉस्ट रहता है, इजी टू यूज रहता है। समझा? ऐसे पॉइंट याद रखने का, लो कॉस्ट है, इजी टू यूज है, हैवी लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट एग्जांपल, खत्म। इजी ना? याद रहेगा, पहला पॉइंट चार्ज नहीं कर सकते, सेकंड लो कॉस्ट, फिर इजी टू यूज, हैवी लोड में यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल। समझा ना? खत्म, बहुत इजी पॉइंट है। सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं बराबर। चलो पढ़ते, पढ़ो। सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज एंड कैन बी रीयूज। अगर रिचार्ज कर तो रीयूज भी तो कर सकते हैं बराबर, रीयूज भी होता है उसका। अच्छा, ये क्यों रिचार्ज हो सकता है? देखो सब पूरा केमिस्ट्री है, सेल में पूरा केमिकल लगता है बराबर, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड जाता है वो प्राइमरी सेल में वो केमिकल रिएक्शन होता है जो सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा। सेकेंडरी में ऐसा है, सेकेंडरी में फॉरवर्ड गया तो पोलैरिटी चेंज किया तो रिवर्स भी जाएगा। समझा? इसके लिए उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब सेकेंडरी सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल है, उल्टा भी हो सकता है। मालूम है ना यार, केमिस्ट्री में सिखाया ना तुमको केमिस्ट्री, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है किसमें? सेकेंडरी सेल में, जो भी रहेगा। पढ़ो सेकेंड पॉइंट, द केमिकल रिएक्शन इन द सेल इज रिवर्सिबल। इधर उल्टा जाता है। कैसे रिचार्ज करते हैं? जब देखो रिएक्शन होता है बराबर, केमिकल एनर्जी से क्या मिलेगा तुमको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रिएक्शन आगे जाता है, तुमको केमिकल एनर्जी से क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर। तो अभी तुम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए तो उल्टा तुमको क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी। इसमें सिर्फ इसमें होता है ऐसा, प्राइमरी सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर रिएक्शन थोड़ी रिवर्सिबल होता है। कुछ कुछ रिएक्शन रहता है ना रिवर्सिबल, सब रिएक्शन थोड़ी रहता है ऐसा। समझा? बहुत सारा एग्जांपल है। लीड एसिड बैटरी, जो भी वो इन्वर्टर का जो येलो कलर का बैटरी रहता है उसको बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी, लीड एसिड बैटरी, बहुत सारा नाम है उसका ना। बहुत वजन रहता है वो, क्योंकि उसके अंदर लीड रहता है, पीबी बराबर, और एसिड यूज करते हैं ना उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं बराबर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो लीड एसिड बैटरी इज यूज्ड वाइडली इन व्हीकल। व्हीकल में यूज होता है, बाइक वगैरह में रहता है। याद है बाइक में रहता है ना, वो सेल्फ कैसे आता है? सेल्फ कैसे मारते हैं? पहले किक मारना पड़ता था ना, अब किक मारता नहीं, अब डायरेक्ट सेल्फ। सेल्फ कैसे आता है? नीचे बैटरी है, लीड स्टोरेज बैटरी ना, लीड एसिड बैटरी है ना, डायरेक्ट उससे स्पार्क होता है फटाक से। वो किक मारते क्या? किक मारने से अंदर एक स्पार्क होता है, अंदर इंजन में एक स्पार्क होगा बराबर, फिर उसकी वजह से रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, गाड़ी चलता है आगे। समझा? अब किक मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेल्फ। कैसे आया वो सेल्फ? कैसे आया? लीड एसिड बैटरी यूज किया उसके अंदर। समझा? व्हीकल में क्या यूज करते हैं हम लोग? लीड एसिड बैटरी बहुत वाइडली यूज किया जाता है, वाइडली मतलब बहुत ज़्यादातर के। एंड अदर एप्लीकेशन विच यूज हाई लोड करंट। ये लीड स्टोरेज बैटरी से सब लाइट फैन वैन सब चला सकते हैं ना हम लोग,
कि किस लाइट ज़्यादा तो उससे ही चलता है ना, बराबर, वो हाई लोड के लिए ही चलेगा। प्राइमरी सेल हाई लोड नहीं ले सकता, हैवी लोड नहीं ले सकता, बराबर। सेकेंडरी सेल ले सकता है, सेकेंडरी सेल हैवी लोड ले सकता है, समझा, समझा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। तो याद रहेगा सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्ज हो सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल जा सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, लीड एसिड बैटरी, व्हीकल में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादातर के यूज़ करते हैं, समझा ना पॉइंट, और हैवी लोड के लिए भी यूज़ करते हैं, समझा। और लास्ट में क्या बताया, एग्जाम्पल है सोलार सेल, सोलार सेल मालूम है ना, सोलार सेल शायद नहीं देखा रहेगा, सोलर पैनल तो देखा ही रहेगा ना, बराबर, जैसा जो लॉजिक उसका सेम वैसे ही, बराबर। सोलार सेल इज अ सेकेंडरी सेल विच कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, फिर इलेक्ट्रिकल यूज़ करेंगे, फिर खत्म होता है वापस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, समझा ना कैसा है, हाँ वैसा लॉजिक। तो एग्जांपल याद रखो, लीड स्टोरेज याद रखो, सोलार सेल याद रखो, सोलार सेल तुमको फिजिक्स में 12th में है तभी बताएगा तुमको वहाँ पे, समझा भी के लिए पॉइंट याद रहे क्या क्या रहेगा सेकेंडरी सेल का। सबसे मेन पहला पॉइंट क्या है, इसको रिचार्ज कर सकते, रिचार्ज कैसे होता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स जाता है। थर्ड एग्जांपल है लीड एसिड बैटरी, वाइडली यूज करते हैं, बराबर, और किधर यूज करते हैं, हैवी लोड में यूज करते हैं, देखो लिखा है ना सब पॉइंट, की पॉइंट याद रखो, हैवी लोड में यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल क्या दिया तुमको, सोलार सेल करता है क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, अरे सिंपल है ये टॉपिक, बहुत इजी है आज का, समझा, बराबर। उसके आगे फ्यूल सेल, तुमको पता है ना, फ्यूल लेटेस्ट आ रहा है, ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल सेल। इसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि समझो हमारा ये क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल, इसको जब बंद करते हैं इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उससे इफेक्ट होता है ना नेचर को, बराबर। तो फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर रहता है, पानी, पानी से थोड़ी इफेक्ट होने वाला नेचर को, उल्टा अच्छा है ना, वाटर मिल रहा है, और क्या चाहिए, समझ आ रहा है फ्यूल सेल का क्या यूज़ है, समझा। ये नेचर को हार्म नहीं करता है, क्योंकि इससे जो चीज़ बनता है वाटर है ना, अच्छा है ना वाटर, अरे फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट वाटर रहता है, पानी, समझा। इसके लिए पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, फ्यूल सेल व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल व्हीकल भी होता है, अभी टेस्ला कार वगैरह तुमने देखना सब बैटरी सब उसमें आ रहा है, बराबर, हाँ, दैट यूजेस फ्यूल इंस्टेड ऑफ लीड एसिड, लीड एसिड नहीं, उसमें इतना वजन लीड एसिड बैटरी नहीं डाल सकते, बराबर, उधर हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूल सेल यूज करेंगे, समझ में आ रहा है क्या है। ये लीड एसिड बैटरी किधर यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस चलाने के लिए, बराबर ना, लाइट फैन ये सब चलाने, जब लाइट जाती है तो उधर लीड स्टोरेज बैटरी या फिर लीड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। कार वगैरह में उसमें बड़ा बड़ा इसमें नहीं डाल सकते ना, समझा क्या, वो कार में फिर भी बैटरी रहता है, वो मतलब वो सब लाइट वाइट चलाने के लिए रहता है, लाइट जलाने के लिए, अरे आगे रहता है फ्रंट बैक, वो लाइट जलाने के लिए, वो कार को चलाने के लिए बैटरी नहीं है, समझा अभी जो है। तो किधर देखे तुम लोग, हाँ, लीड एसिड बैटरी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, फ्यूल सेल, बराबर, तो उसको बोलेंगे फ्यूल सेल व्हीकल्स, FCVS बोलते हैं उसको, फ्यूल सेल व्हीकल्स, एस मतलब व्हीकल्स, समझा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, पढ़ो क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट वाटर मिलेगा, वाटर नेचर को हार्म भी नहीं करता है, अच्छा है ना, बराबर। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के अंदर क्या यूज कर, फ्यूल सेल में फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल क्या लगता है उधर, हाइड्रोजन फ्यूल है उसके लिए, बराबर, हाइड्रोजन टाइप का फ्यूल है। आगे, द बाय प्रोडक्ट आफ्टर इट्स बर्निंग इज वाटर, पानी है ना, उससे थोड़ी हार्म है नेचर को। आगे नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अगर फ्यूल सेल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाटर निकलेगा, वाटर थोड़ी हार्म करेगा ना, वाटर थोड़ी हार्म करने वाला है, ऐसा। आगे प्रोडक्ट क्या, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेडिशनल गैसोलीन फ्यूल व्हीकल, समझ, गैसोलीन समझ में आता है, फ्यूल है, पेट्रोल, बड़ा हाई क्वालिटी का पेट्रोल को बोलते हैं गैसोलीन, जो एरोप्लेन वगैरह में यूज़ करते हैं ना, उधर यूज़ करते हैं जो पेट्रोल, वो हाई क्वालिटी का पेट्रोल रहता है, बड़ा वैसा, तो उसमें तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहेगा, समझा रहा पॉइंट क्या है। तो बोलने का सिंपल मतलब क्या है, फ्यूल सेल किसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए फ्यूल सेल तुम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं। आगे नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, द हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स आर दस मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एनवायरमेंट में कोई हार्म नहीं करने वाला है, दिख रहा है, अरे EVS वाला पॉइंट ऐसा लग रहा है, सिंपल पॉइंट है, समझा ना। तो तुमको याद रहेगा, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, फ्यूल सेल मालूम है ना किसके पे यूज़ करते हैं हम लोग, जो हाँ लीड एसिड बैटरी की जगह पे उसको यूज़ कर, लेकिन लीड एसिड बैटरी यूज़ नहीं करते, मालूम ना, लीड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज सेल यूज़ करेंगे, या तो तुम्हारा वही गैसोलीन फ्यूल उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा। चलो पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, रियोस्टैट, समझा रहेगा ना, तो ईजी टॉपिक है, थोड़ी हार्ड है, बराबर। रियोस्टैट पढ़ते हैं, चलो पढ़ो रियोस्टैट क्या है। अच्छा, रियोस्टैट तुमने देखा नहीं, शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक उसका डायग्राम बना है, जरा देखो, देखा है क्या, देखो टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना है, टेक्स्ट बुक निकालो जरा। रियोस्टैट ऐसा नहीं समझेगा रियोस्टैट क्या है, वैसे 4 ही पॉइंट है उसमें, लेकिन समझना इतना इजी नहीं है जब तक तुमने उसको देखा नहीं देगा। अभी तुम्हारा कॉलेज चालू तो नहीं हुआ, इसलिए तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि रियोस्टैट दिखता कैसे है, देखेंगे शायद तुमने अपने 10th के लैब वगैरह में देखा रहेगा, इसको देखो जरा,
मिल दिखा रियोस्टेट दिखा? ऐसा कभी देखा है क्या? देखा है लैब में कभी रियोस्टेट? देखो कौन से पेज नंबर पे? 212 पेज नंबर पे मिलेगा, देखो तुमको मिला 212 पे रियोस्टेट। देखा क्या रियोस्टेट? ध्यान दो सब लोग, मिला? दिख रहा है? कभी देखा है ऐसा वो डायग्राम? नहीं। अब जब कॉलेज में जाएंगे ना तो सब हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक्सपेरिमेंट में ये लगेगा वहाँ पे। रियोस्टेट का एक पॉइंट याद रखो, ये 3 टर्मिनल का डिवाइस है। 3 टर्मिनल देखो ऐसा रहता है ऑलमोस्ट। एक वायर रहता है, वायर वाउंड करके रखता है ऐसा, वायर वाउंड रहेगा तो देखा ऐसा कुछ रहेगा ना, और ऊपर एक स्लाइडर रहता है ऐसा, वो स्लाइड होता है बराबर। एक यहाँ पे एक स्लाइडर रहता है, स्लाइडर ऐसा बराबर, ये दिख रहा है ऐसा स्लाइडर, इसको स्लाइड कर सकते हो ऊपर ऐसा, इसके ऊपर ऐसा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और 3 टर्मिनल रहता है, एक इधर रहता है, 2 एक साइड रहता है, समझा? ऐसा ऐसा टर्मिनल रहता है। 3 टर्मिनल का डिवाइस है ये, याद रखो। देखो तुमको दिखेगा उधर, दिख रहा है क्या 3 टर्मिनल? 3 टर्मिनल दिख रहा है क्या? एक ही दिखता रहेगा शायद, ठीक है। हाँ 2 इधर रहता है एक बराबर, और एक ऐसा रहता है, मतलब 3 टर्मिनल का डिवाइस है। देखो क्या करता है ये, रेजिस्टेंस चेंज करने का काम करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस अपन खुद से चेंज करते हैं। शॉक नहीं लगता, ऊपर से पकड़ सकते हैं बराबर, चालू रहेगा तो भी ऊपर से पकड़ सकते हैं और उसको स्लाइड कर सकते हैं ऐसा, समझा? वायर को हाथ में लगाने का रहता है, लेकिन बराबर ये वायर रहता है बहुत सारा वायर, उसके ऊपर ऐसा स्लाइड रहता है, उसको स्लाइड कर सकते हैं ऐसा, समझाया? क्या है? रेजिस्टेंस चेंज करता है ये। क्या चेंज करेगा? रेजिस्टेंस चेंज बहुत जगह पे लगता है रेजिस्टेंस का चेंज बराबर। अब देखो जो तुम लोग दिवाली वगैरह में लाइट्स वगैरह लगाते हैं, लाइट्स जो लगाते हैं उधर भी रेजिस्टेंस का चेंज होता है, तभी तो वो लाइट डिम ऐसा होता है ना। अरे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया, करंट बहुत कम जाएगा तो लाइट डिम हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? समझा? लाइट को एकदम ब्राइट करने का एकदम ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस एकदम डाउन कर देंगे रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा करंट जाएगा, लाइट ब्राइट दिखेगा ना, समझा? तो रेजिस्टेंस का कम ज़्यादा बहुत जगह पे लगता है रेजिस्टेंस का, तो वो काम कौन करता है? रियोस्टेट। याद रहेगा रियोस्टेट का काम क्या है? रेजिस्टेंस चेंज करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस करने का काम करता है। चलो पढ़ो क्या है। इट इज अ एडजस्टेबल रेजिस्टर ना, जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते, स्लाइडर से आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं बराबर। आगे यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑफ करंट। देखो ना, रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, करंट क्या हो जाएगा अपने आप? कम ना, करंट को एडजस्ट कर दिया ना अपन ने। अरे रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर, लेकिन अपने आप कौन एडजस्ट हो जा रहा है? करंट अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है बराबर। आगे और दोनों की मतलब बराबर, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कम हो गया, कम कर दिया रेजिस्टेंस बढ़ गया, दोनों एडजस्ट करें ना साथ में। रियोस्टेट करता है क्या? ये एडजस्टेबल रेजिस्टर है, 2 काम कर सकता है, 2 एडजस्टमेंट कर सकता है। क्या? करंट में भी एडजस्ट करता है और रेजिस्टेंस, एक में करेगा दूसरे में अपने आप हो जाता है बराबर ना। सिंपल है, याद है, इजी है ना टॉपिक, इतना हार्ड नहीं है बराबर। सब लास्ट टॉपिक खत्म हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट, रियोस्टेट करता है क्या? इट इज यूज टू एडजस्ट पीडी मालूम है? पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी एडजस्ट कर सकता है। देखो ना, अरे रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकता है तो करंट हुआ I इंटू आर वी ना, तो वो भी हो जाएगा, पीडी भी तुम्हारा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम लोगों ने रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया, अपने आप कौन एडजस्ट हो गया? करंट। आई हुआ एडजस्ट, आर एडजस्ट हो गया, आई आर किसका फॉर्मूला है? वी इज इक्वल टू आई आर होता है, पीडी भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, समझा? रियोस्टेट इज यूज्ड टू एडजस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में रहता है ना, सर्किट इन पैरेलल में तुमको सिखाया था, इधर V1 V2, ये पोटेंशियल प्लस एक माइनस रहता है, पोटेंशियल का डिफरेंस ना, 2 पॉइंट के बीच में रहता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो रियोस्टेट क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करेगा, किसके बीच में? बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में एडजस्ट कर सकता है। समझ अभी तक क्या क्या करता है? एडजस्टेबल रजिस्टर है, करंट को एडजस्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकता है, और पीडी को भी एडजस्ट कर, पीडी किधर रहता है? बिटवीन 2 पॉइंट्स, सिंपल है बराबर। आगे नेक्स्ट, द रेजिस्टिव एलिमेंट कैन बी मेटल वायर, दिख रहा है? हाँ ये पढ़ा है ना, हाँ चेंज इन इंटेंसिटी, ये तो बता दिया ना तुमको, डिम बताया लाइट का बराबर। हाँ और बहुत सारा, मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ है, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ है। कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर का जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग रियोस्टेट यूज़ कर सकते हैं, समझा? कम ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट से बराबर। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कम हो जाए, कम करंट मोटर में क्या? स्लो चलेगा ना, हो गया ना एडजस्ट स्पीड, सिंपल ना। तो 4-5 चीज़ याद रखो। देखो क्या क्या, रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया, अपने आप करंट हुआ, पीडी भी हो गया बराबर। और अपन इधर क्या देखा? लाइट का इंटेंसिटी को एडजस्ट कर दिया, बहुत सारे। देखो क्या लाइन से याद रखो, पहले रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया, फिर करंट, और क्या एडजस्टमेंट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होता है, स्पीड ऑफ मोटर भी होता है। 5 चीज़ को एडजस्ट एक साथ ऐसा कर सकता है, और बहुत सारा है, तो जस्ट याद रखने के लिए तुम्हारे सिलेबस में। समझाना पॉइंट क्या है?
आगे अब वो बोल रहे कि वो क्या क्या हो जाता है जो मैंने गोल गोल किया था, वो वायर हो सकता है, अलग अलग टाइप का बटन यूज कर सकते हैं। पढ़ो, द रेजिस्टिव एलिमेंट कैन बी मेटल वायर, और रिबन यूज हो सकता है, कार्बन का फिल्म यूज हो सकता है, और कंडक्टिंग लिक्विड भी यूज हो सकता है, बराबर, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। लेकिन ज्यादा करके अपन वायर यूज करते हैं, जो बताया था ना मैंने, जो तुम्हारे टेक्स्ट में देखो वायर है वो जैसे गोल गोल करके वायर दिया ना, एकदम पतला पतला रहेगा, दिखेगा नहीं बराबर से, दिख रहा है वायर है ना, वायर बाउंड किया उसके ऊपर, देखो बोला टेक्स्ट में डायग्राम ना, बट क्या 2-1-2 पे ना, हाँ उधर डायग्राम है। समझा रियोस्टेट क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, देखो याद रखो ये सब। मेटल वायर का हो सकता है, मेटल वायर का ऐसा बाउंडिंग रह सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, रिबन का हो सकता है, और कार्बन फिल्म हो सकता है। उसके बाद कंडक्टिंग लिक्विड भी हो सकता है, कंडक्टिंग लिक्विड। और फिर क्या बताया, वो डिपेंड करेगा कैसा एप्लीकेशन तुम्हारा, बराबर। सर्किट में रहेगा तो पानी वगैरह लिक्विड तो यूज नहीं करेंगे ना, वहाँ पे सर्किट में लगाया रहेगा तो ठीक है, समझा। वो टाइम पे ज्यादा करके हम लोग वायर ही यूज करते हैं, वायर माउंट वाला, ऐसा याद रहेगा ना, इजी पॉइंट है। बताओ किस चीज को एडजस्ट करता है वो, करंट, फिर रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर स्पीड ऑफ मोटर, बराबर। क्या क्या यूज कर सकता हो, क्या करेगा, वायर रहेगा, दूसरा रिबन हो सकता है, फिर कार्बन फिल्म हो सकता है, कंडक्टिंग लिक्विड रह सकता है। वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पे, क्या एप्लीकेशन है, सिंपल पॉइंट है। आगे हाई-फाई इक्विपमेंट्स में उधर वॉल्यूम को भी कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, बना वॉल्यूम कंट्रोल में भी। अरे वो पहले का रेडियो वगैरह तुमने देखा रहेगा, पहले का जो रेडियो वगैरह आता था उसमें यहाँ से घुमाया ना, वैसा कुछ तो आगे के जाता था, ऐसा देखा है कभी, बहुत पहले जो रेडियो वगैरह आते थे, रेडियो बराबर, रेडियो देखा रहेगा ना, रेडियो बराबर ना, रेडियो तो एक साइड में एक नॉब रहता था, समझो यहाँ से ऐसा कुछ घुमाने के लिए, बराबर, याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ ये घुमाने के लिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्प्ले रहता था, डिस्प्ले में ऐसा एक रहता था, बराबर। जैसे उसको घुमाया ना ऐसा तो वो आगे जाता था, ऐसा आगे पीछे। वो 92 पे एडजस्ट किया तो 92.5 पे तो एकदम क्लियर बसता था, बराबर। हाँ, तो वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बराबर, समझा। हाई-फाई इक्विपमेंट्स में किधर यूज़ कर सकते हैं उसको, वॉल्यूम कंट्रोल। तो अभी एक और आ गया तुम्हारे पास, करंट को एडजस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मोटर। अभी एक नया ऐड हो गया, हाई-फाई इक्विपमेंट में किधर यूज कर सकते हैं हम लोग, टू कंट्रोल द साउंड, वॉल्यूम, समझा, वॉल्यूम ना, इधर लिखा है ना, इन हाई-फाई इक्विपमेंट रियोस्टेट इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम कंट्रोल, समझा। इजी है ना, अरे थियरी है ये, थोड़ी कुछ मतलब है, समझा, सिंपल है। आगे पढ़ो, नेक्स्ट क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक, करंट डेंसिटी। देखो डेंसिटी है करंट का डेंसिटी, बराबर। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट है उसको ही बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब करंट को किससे डिवाइड करेंगे, एरिया, सिंपल है, बराबर। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट है उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा करंट है तो करंट डेंसिटी ज्यादा है, एक पर्टिकुलर एरिया में कम करंट है तो करंट डेंसिटी कम है। जे से डिनोट करते हैं उसको, बराबर। किससे डिनोट करेंगे, जे से, बराबर। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। एकदम इजी है, लास्ट का टॉपिक, फटाफट खत्म करते हैं, बराबर। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। डिनोट किससे करेंगे, जे से, बराबर। जे का फॉर्मूला है I/A, बताना एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा करंट को। नेक्स्ट दूसरा पढ़ो, क्या है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस को उल्टा किया तो कंडक्टेंस आता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल समझा, उल्टा आर है, आर को 1 के नीचे भेज दो, 1/R क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस, C, समझा। पढ़ो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। फॉर्मूला भी वही है, कंडक्टेंस फॉर्मूला 1/R, सिंपल ना। आर का यूनिट क्या रहता है, ओम। नीचे ओम है, ऊपर गया तो ओम रेज टू -1, ओम रेज टू -1 को और एक यूनिट दिया है, साइमंस भी बोलते हैं उसको, दिख रहे हैं, साइमंस, SIEMENS। याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा। ओम रेज टू -1 का दूसरा नाम क्या है, साइमंस, बराबर, SIEMENS, बराबर, ठीक है। अब दो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन करते हैं, सिंपल डेरिवेशन। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, पावर सुना रहेगा ना। जब भी तुम लोग दुकान पे जाते हैं कुछ बल्ब वगैरह खरीदने के लिए, वो पूछता है तुमको कितना वाट का दूं ना, कितना वैट का बल्ब दूं, बराबर ना, कितना वैट। वो वैट मतलब क्या है, पावर है, समझा। वैट मतलब पावर। वो तुमको बोलता है 50, 60, 80, 100, समझा। उसका मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, एक टाइम में, यूनिट टाइम में तुम्हारा वो डिवाइस कितना काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। समझो तुम लोग बोलते हैं कि सर हमको 80 वाट का बल्ब दो, 80 वाट का बल्ब, शॉप वगैरह बोलते हैं 80 वाट का बल्ब दो। 80 वाट का मतलब समझ आता है क्या, 80 वाट का मतलब ये है कि तुम्हारा बल्ब 1 सेकेंड में 80 जूल का एनर्जी लेता है, समझा। तो उसका पावर हो जाता है 80 वैट, समझा क्या। वो अगर 100 वाट का रहेगा ना, 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वो 100 जूल का एनर्जी लेता है 1 सेकेंड के अंदर, बराबर। इसके लिए बिल ज़्यादा आएगा फिर इधर, समझा। तो वो हो जाएगा 100 वैट, समझा क्या, समझा। पावर का मतलब क्या है, समझा। पावर
यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है उसको बोलते हैं पावर। समझा? यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, वो यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहे हैं वो क्या है तुम्हारा पावर। पावर का बहुत सारा यूनिट है, वैट है, कभी कभी ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है ना, मोटर वगैरह कभी खरीदने जाएंगे ना तुम लोग, तुमको उधर वैट नहीं पूछेंगे, तुम बोले कितना हॉर्स पावर का दूं, हॉर्स पावर पूछते हो ना उधर, एक घोड़े की शक्ति, वो नाम ऐसे नहीं दिया हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब एक घोड़े के अंदर कितना ताकत रहता है उसके हिसाब से करके दिया। एक घोड़े के अंदर 746 वैट का ताकत रहता है बरा, इतना 746 एवरेज, तो 1 हॉर्स पावर बोल दिया उसको ऐसा। समझा क्या है हॉर्स पावर? समझा? हॉर्स पावर सुना है क्या नाम है कभी? मोटर वीटर पे सुना रहेगा ना तुमने? हाँ 1 हॉर्स पावर का मोटर बरा, 1.5 हॉर्स पावर का मोटर है, एचपी बोलते हैं बरा उसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में। समझा ना कैसा है? चलो देखते पढ़ते। अब समझा मैंने क्या बोला? यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। अब वर्क डन क्यों कर रहे हो पढ़ा, वो सिखाते तुमको क्यों वर्क डन कर रहे हो। देखो एक वायर है बरा, वायर से चार्ज आगे जाएगा तो करंट फ्लो होएगा, चार्ज रुका रहेगा तो करंट फ्लो होएगा। क्या चार्ज रुका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस का। चार्ज मूव हो गया मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, ये वाला चैप्टर हाँ। ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होता है, रुकता नहीं। समझा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में रुका रहता है, पढ़ा था ना अपन ने उधर तो Q1 Q2 चार्ज उधर रुका रहेगा, इधर इसमें मूव होने वाला चार्ज ऐसा है। तो जब चार्ज मूव होता है, चार्ज मूव होएगा ना, किससे मूव हो रहा था? वायर से। वायर के पास रेजिस्टेंस है, हर एक डिवाइस के पास रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो चार्ज को अपोज करेगा ना, ऐसा चार्ज को अपोज करेगा, लेकिन फिर भी चार्ज को आगे जाने का, कोई चीज अपोज कर रहा है फिर भी अपने को आगे जाने का, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, थोड़ा एनर्जी तुमको वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? अरे जैसे उस दिन बताया था, मेला है समझो, यात्रा है, वहाँ से 100 लोग आ रहे हैं, तुम अकेले से यहाँ से एक जा रहे हैं, बराबर जा सकते हैं, लेकिन तुमको उतना वर्क डन भी करना पड़ेगा ना जाते जाते। वो 100 लोग तुम्हारे रेजिस्टेंस है और तुम अकेले समझो चार्ज है। समझा? जब भी एक कंडक्टर से या फिर वायर से चार्ज आगे जाता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको जाने का आगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा ना, एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। समझा ना? वही एनर्जी तो उसका वर्क डन है। समझा? वर्क डन क्यों करना पड़ता है? और वो यूनिट टाइम में जितना वर्क डन हुआ वो पावर। समझा? समझा क्या? यूनिट टाइम में जितना वर्क डन हुआ उतना पावर। चलो देखते हैं, पढ़ो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वर्क इज डन, बताया ना, वर्क डन कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार वर्क डन कर दिया छोड़ दिया, ऐसा रहता क्या? कंटिन्यूस तुमको चार्ज को फ्लो कराना है ना, तो कंटिन्यूस वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? जब भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से फ्लो होएगा वर्क डन कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा, बराबर। वर्क इज डन कंटिन्यूसली क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सामने से कौन आ रहा है? रेजिस्टेंस, सामने से रेजिस्टेंस है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस आया है क्या कभी भी? नहीं ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रहेगा, तो तुमको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा। समझा? चलो पढ़ते हैं। अभी एक मिनट, वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। हम लोग आगे जा रहे थे ना, क्योंकि इसके उस दिन और उसके पहले खाना खाया था ना, तो एनर्जी था ना, तो आगे जा रहे थे। समझा? अब सर्किट थोड़ी खाना खाता है, सर्किट में करंट आगे जाएगा, तो कोई तो ऐसा रहेगा ना एनर्जी का सोर्स जो उसको एनर्जी दे रहा है, तो वो करंट आगे जा रहा है। बैटरी, बैटरी क्या करता है? एनर्जी देगा ना, तभी तो वो चार्ज आगे के मूव होएगा। इलेक्ट्रॉन बताया ना, नेगेटिव से निकलता है पॉजिटिव पे जाता है, ऐसा कौन एनर्जी दे रहा है उसको? बैटरी। बैटरी का EMF ई दे रहा है उसको एनर्जी, बराबर। पढ़ो। द रिक्वायर्ड एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स कनेक्टेड इन। अब तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि वो सोर्स कौन है? बैटरी। बैटरी तो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स कौन है? वो चार्ज को आगे लेके जाने के लिए बैटरी है, बराबर। आगे रेट, समझा? रेट के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत बार बताया। जब भी कोई भी पैरामीटर को किससे डिवाइड करेंगे? टाइम, तो रेट यूज करता है। मैंने डिवाइड किया ना, जूल को याद है, यूनिट टाइम से डिवाइड किया ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ या फिर रेट एट विच वर्क इज डन, याद है? अरे 1 सेकेंड से डिवाइड किया ना मैंने, तो मतलब नीचे टाइम लिया ना। रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर P, बराबर ना? पढ़ो। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय, हाँ कौन कर रहा है वर्क डन? जो एनर्जी दे रहा है वही वर्क डन करेगा ना। अभी मेरा एनर्जी खर्चा होगा ना, अगर मैं 100 क्या मतलब उनको पार करके जाऊँ तो, बराबर, तो मैं वर्क डन कर रहा है, बराबर। सर्किट में वर्क डन कौन करेगा? वो जो नीचे बैटरी जो है वो ही एनर्जी दे रहा है ना, तो वो वर्क डन करेगा। समझा? तो वर्क डन कौन कर रहा है? बाय इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। समझा? रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। याद रहेगा? बोलो जरा, बोलो क्या है? रेट एट विच, बोलो, अरे सो क्यों रहे, बोलो ना। रेट एट विच इज डन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। समझा? इलेक्ट्रिक पावर का डिफाइन क्या है? यूनिट, वैट, ये तो तुमको मालूम ही है, वैट यूनिट है। ये एम्पियर स्क्वायर ओम कहाँ से है वो तुमको बताता थोड़ी देर में, और ये वोल्ट एम्पियर भी किधर से है बताता थोड़ी देर में। जब मैं डेरिवेशन करेंगे अपने आप तुमको ये दो मालूम पड़ेगा, नहीं बता तो याद दिलाओ मेरे को ना। ये एम्पियर स्क्वायर ओम और ये V है, ये यूनिट है। 3 में से कोई भी यूज करो, ज्यादा करके वैट यूज करते हैं हम लोग।
लेकिन ज़्यादा हाइयर पावर रहेगा ना, ज़्यादा लार्जर वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, हॉर्स पावर यूज़ करते हैं बराबर, हॉर्स पावर या फिर किलोवाट यूज़ करते हैं। जो घर पे तुम्हारा बिल आता है, मालूम है, कभी उसमें देखो जरा, उसमें लिखा रहता है किलोवाट आवर। घर पे कभी बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, आता है ना, हाँ, तो कभी देखो, या फिर मीटर रहता है, मीटर घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रहता है, वो जब लाइट ब्लिंक होते रहता है उसमें एकदम टॉप पे देखने का, ऐसा उधर लिखा रहता है क्लियर बराबर, ऐसा इधर से लिखा रहता है किलोवाट आवर, ऐसा लिखा रहता है ऊपर एकदम, को यहाँ पे नंबर रहता है, ऊपर लिखा रहता है किलोवाट आवर बराबर, समझ आ रहा है। तो किलोवाट क्या है, लार्जर यूनिट है। किलोवाट क्या है, लार्जर यूनिट ऑफ पावर, पावर ज़्यादा यूज़ करें तो किलोवाट में आता है बराबर। हाँ, आगे बढ़ो, ऐसा यूनिट क्या है, वैट यूज़ कर सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर ओम यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लार्जर पावर, अगर तुम ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं तो वी यूज़ लार्जर यूनिट, ज़्यादा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। किलोवाट, 1 किलोवाट, अरे किलोवाट हो सकता ना, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है बराबर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जनरेट होता है, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होता है, उधर किलो नहीं, उधर मेगावाट में, याद है नाम सुना है ना, मेगावाट बराबर, मेगा मतलब बहुत ज़्यादा, 10⁶, किलो मतलब होता है 10�3 बराबर, जहाँ जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी उधर मेगावाट में होता है बराबर। मेगावाट मतलब क्या था ना, 1 मेगावाट अगर तुमको चाहिए तो ये होगा 10⁶ वाट बराबर। मेगा मतलब 10⁶, किलो मतलब 10�3 बराबर, ऐसा याद रखो। और हॉर्स पावर भी यूज़ करते हैं मोटर वगैरह केस में बराबर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, ये सब याद रखो, सब एमसीक्यू में आता है। 1 हॉर्स पावर का कितना आंसर रहेगा, 746 वाट। चलो मैथमेटिक्स फटाफट खत्म करते हैं, इजी मैथमेटिक्स है। देखो तो क्या निकालने का हमको, पावर ना, पावर का जस्ट बोलो, मैंने फॉर्मूला लिखा था, बोलो जरा पावर का फॉर्मूला क्या, हाँ, वर्क डन ना, वर्क डन या फिर वर्क लिखा तो भी चलेगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है बराबर है। चलो तो वर्क डन अपॉन टाइम है ये, इसको थोड़ा मैं सिंबॉलिक लिखता हूँ, पावर को P लिख दिया, वर्क डन को W लिख दिया, टाइम को T लिख दिया है बराबर, समझा पहला पॉइंट। जूस लॉ आता है, जूस लॉ पढ़ा है कभी, अरे बहुत बार बता चुका है मैं तुमको, H इक्वल टू ना बराबर, वर्क डन जो रहता है वो हीट जनरेटेड से मैच होता है, वर्क डन इक्वल टू हीट रहता है। जब भी फैन बहुत ज़्यादा चलेगा तो गर्म हो जाता है ना, हीट, तो वर्क डन किससे मैच होएगा, हीट से। हीट जूल्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला होता है I²RT, ये सब पढ़ा है ना 10th में था ना ये सब। हीट जनरेट कितना रहेगा, I²RT जूल्स लॉ के हिसाब से। तो H का आंसर I²RT है, तो W का भी आंसर क्या है, एक ही है ना, ये वैल्यू ऊपर पुट करो। देयरफॉर बोलो P का आंसर W के जगह पे पुट करो, W के जगह पे क्या पुट करेंगे, I²RT अपॉन T कैंसिल होएगा, P का आंसर क्या आएगा, I²R। ये फॉर्मूला हो गया पावर का, समझा। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है I², ये सब याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब लगेगा हमको। पावर का फॉर्मूला होता है I²R। लेकिन तुमको एक और चीज़ याद होना चाहिए, ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ आता है क्या, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू क्या रहता है, मतलब एक I और एक R मिलके क्या बनता है, एक V मिलेगा बराबर। हाँ, तो तुम्हारे पास कितना I है ऊपर, 2, और R कितना है, एक I यूज़ करो, एक बचेगा ना तुम्हारे पास, एक I यूज़ करो, एक R यूज़ करो। तो बोलो P का आंसर, एक I मैंने यूज़ किया है और एक I बचा और एक R बचा ना, I R के जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, V। तो पावर को लिखो I V लिखो, तो VI लिखते हैं, मोस्टली VI लिखते, समझा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया पावर का, याद रहेगा। अगर वोल्टेज दिया रहेगा और करंट दिया रहेगा तो पावर का फॉर्मूला ये यूज़ करने का बराबर। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो पावर का फॉर्मूला ये यूज़ करो, सिंपल है ना, याद रहेगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, VI। इजी है ना, अरे इजी है क्या है, सिंपल है बराबर, लास्ट एकदम सिंपल। चलो दूसरा पढ़ते हैं। हाँ, इधर देखो, करंट का यूनिट क्या रहता है, एम्पियर। करंट पे पावर क्या देखो, स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर किधर गया, एम्पियर स्क्वायर। आर क्या रहता है, रेजिस्टेंस, ओम, देखो एम्पियर स्क्वायर ओम। वी वोल्टेज का यूनिट क्या रहता है, वोल्ट, देखो वोल्ट। करंट का यूनिट वोल्ट एम्पियर, समझा ना। ऐसा है, फॉर्मूले से तो बनता है यूनिट, और किधर से बनता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताया था ना, ईएमएफ सीखे बहुत बार हो चुका है ना, पहले अपन E1 याद है, E1 R1 वो सब किया ना, ऐसा E2 R2। हाँ, वो ईएमएफ देखते हैं, ई ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमको मालूम है ईएमएफ क्या रहता है, ईएमएफ बड़ा रहता है कि TPD बड़ा रहता है, ईएमएफ बड़ा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा, ईएमएफ थोड़ा अपना एनर्जी डाउन करता है ना, अपना उसका एनर्जी थोड़ा खर्च होता है ना, किधर, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। पढ़ाया था ना, वो सेल बनाया था, भूल गए, पढ़ के नहीं है, आज तुमको तोड़ेगा अगर नहीं आया तो समझ लो। वो ई याद है, ई याद है ना, सब बैटरी बनाया था, देखो मैंने ऐसा बनाया था ना, यहाँ पे ऐसा इंटररेक्शन बनाया था, ये बताया था, ये ई रहता है, ये स्मॉल आर रहता है, और इधर जो मिलेगा वो वी रहता है ना,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं जिसको, या फिर वोल्टेज बोलते हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बराबर ऐसा। तो ई बड़ा रहता है कि आर, ई बड़ा रहता है कि वी बड़ा रहता है, ई बड़ा रहता है। ई अपना थोड़ा एनर्जी यहाँ पे डाउन कर लेता है, बराबर। समझो जो भी करंट यहाँ से आएगा तो जो भी एनर्जी, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होता है उसको स्मॉल वी बोलते हैं। कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होएगा बताओ यहाँ पे, इधर कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होएगा, यहाँ से करंट जा रहा है आई और उधर का रेजिस्टेंस आर है, कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होएगा, आई इंटू स्मॉल आर ना। तो इतना ई था, ई में से कितना गया, आई आर, तो ई में से कितना गया, आई इंटू आर, तो जो बचा वो ये वी रहता है ना। ये सिखाया था ना तुमको मैंने चीज, बराबर। हाँ करते हैं अभी ई के बारे में पढ़ने का। ई है ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत सिंपल है, नाम ही है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज ना, मोटिव मतलब आगे बढ़ा रहा है उसको, फोर्स मतलब फोर्स से बढ़ा रहा है। अरे बताया ना, चार्ज को आगे बढ़ाने का है ना, तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से रेजिस्टेंस है, फिर भी तुम लोग चार्ज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देगा, सेल देगा, बराबर। सेल का ईएमएफ ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी देगा, किसको, चार्ज को आगे मूव कराने के लिए, समझा। चलो पढ़ो। When charge flows through a conductor, चार्ज का देखो तुम, चार्ज फ्लो है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का तीन कंसेप्ट बताया था मैंने, बताओ करंट कब फ्लो होता है, करंट कब फ्लो हो सकता है, तीन केस था उधर। क्या बताया था बोलो, याद नहीं लगता। हाँ, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तीसरा अर्थिंग होना चाहिए, बताया था ना। तो उसमें से एक है ना पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक नहीं रहेगा, पोटेंशियल मतलब बैटरी, अगर वो नहीं रहेगा तो चार्ज कैसा फ्लो होएगा, बराबर। तो वही बोला है, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी देता है पोटेंशियल डिफरेंस, और कौन देगा। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। When charge flows through a conductor, a potential difference has to be established between the two ends, बराबर। दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बैटरी होना चाहिए, तो ही तुम्हारा चार्ज आगे जाके फ्लो होएगा ना, नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, बराबर। आगे और वो ये फ्लो को तुमको कंटिन्यू रखने का है ना, कंटिन्यू रखने का है। तो स्टेडी फोर्स, तुमको स्टेडी फोर्स मिलना चाहिए ना, कंटिन्यूसली फोर्स मिलना चाहिए। वो कंटिन्यूस फोर्स कौन, ईएमएफ देता है और कोई नहीं। पढ़ो। फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब स्टेडी समझ आ रहा है, कंटिन्यूस फ्लो होना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बीच में, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज दिस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हैज टू बी मेंटेन ना, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब 5 वोल्ट का पोटेंशियल तो 5 वोल्ट ही रहना चाहिए जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा, बराबर। टू बी मेंटेन अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मेंटेन होता है, दो एंड पे रहता है ना, VB1 VB2 भूल गए, बराबर ना। पोटेंशियल, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, चार्ज को मूव कराने का है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ होने से मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा करना है तुमको, स्टेडी रखने का है, बराबर। स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आगे अब ये करता कौन है, ये डिवाइस है ना। अरे कौन देता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका बताया 3-4 नाम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, समझा। बहुत सारा नाम है इसका, इसको एक ही नाम है, ईएमएफ, समझा, ईएमएफ नाम है। हाँ, देयर इज अ डिवाइस दैट डू सो, दैट डज सो, ये काम कौन करता है, वो कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, एक डिवाइस है, सेल बोलते हैं उसको, बैटरी बोलते हैं, बराबर। देयर इज अ डिवाइस दैट डज सो बाय डूइंग वर्क, यही करता है ना वर्क, बताया था वर्क बैटरी तो करता है, बराबर। दैट डज सो बाय डूइंग वर्क ऑन चार्ज, देयर बाद सिर्फ चार्ज पे वर्क नहीं करेगा, साथ में जो मेन काम याद है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखने का था ना, वो भी करेगा। देयर बाय मेंटेनिंग पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सच डिवाइसेस आर कॉल्ड ईएमएफ डिवाइस, बराबर। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइस, और ये डिवाइस कोई और नहीं, वो सेल को ही बोलते हैं ईएमएफ डिवाइस, बराबर। एंड प्रोवाइड ईएमएफ, कौन करता है, प्रोवाइड करता है ईएमएफ, सेल ही प्रोवाइड करता है, और कुछ नया चीज नहीं है। आगे, द चार्ज मूव्स इन अ कंडक्टर ओइंग द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ईएमएफ डिवाइस। वो चार्ज आगे क्यों मूव होता है, क्योंकि उसको एनर्जी दे रहा है कोई, कौन एनर्जी दे रहा है, ईएमएफ डिवाइस। ईएमएफ डिवाइस मतलब कौन, सेल, सिंपल। The device supplies this energy through work, बराबर। It does, वर्क एक मोड है जिससे हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर। समझ में आया क्या, समझो ये मार्कर है, बराबर। इसको मैंने उठाया, इसको उठाया, समझो ये मार्कर को उठाया, ऐसा लाके यहाँ पे रख दिया, बराबर। तो मैंने वर्क डन किया ना, वर्क डन किया ना। वर्क डन एक एनर्जी का ट्रांसफर है। इसका एनर्जी ज़्यादा है कि पहले इधर था तो एनर्जी ज़्यादा था, इधर ज़्यादा एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये इसके पास ज़्यादा एनर्जी क्यों आया, क्योंकि मैंने वर्क डन किया, मेरा वर्क डन इसको एनर्जी के फॉर्म में मिल गया ना। तो वर्क एक मोड है, रास्ता है जिससे हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, समझा। तो ये ईएमएफ डिवाइस चार्ज पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, इधर लिखा है ना, द डिवाइस सप्लाइज दिस एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करके वर्क डन करता है। एनर्जी सप्लाई किया ना मैंने, मेरा एनर्जी इसको दे दिया,
समझा ना? अरे मेरे को यहाँ से यहाँ रखने, ऐसा लगा ना एनर्जी, थोड़ा तो एनर्जी लगा ना, हाँ वही एनर्जी से वर्क डन हो गया। समझा पॉइंट? एकदम इजी इजी है बराबर। मैथमेटिक्स में चलो मैथमेटिक्स करते हैं। देखो तो चालू करते हैं ईएमएफ, ये रहने दो तब से तुमको यूज़ होएगा। स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ क्या है बोलो? देखो तो ईएमएफ कहाँ तक लिखा है? द डिवाइस, 10 डिवाइस तक लिखा है। चलो देखते हैं मैथमेटिकल, लास्ट खत्म। समझ में आ रहा है ना? अरे ये थोड़ा लास्ट है, थियरी समझा, थियरी कंटेंट है। चलो ठीक है, देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जरा ध्यान दो, फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ना? किस पे हो रहा था वर्क डन? वर्क डन डिवाइस कर रहा था, किस पे वर्क डन होता? चार्ज आगे जा रहा है ना, बराबर ना? हाँ, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको ही बोलते हैं ईएमएफ। ई का फॉर्मूला याद रहेगा क्या है? E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डी मतलब डेरिवेटिव है ना, मालूम है ना तुमको? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू है, बराबर है? तो रेट बोलेंगे यहाँ पे, रेट टाइम से डिवाइड कर रहे हैं ना, समझा? तो वर्क डन पर बाय, देख रहे वर्क डन किसके लिए वर्क डन कर? एक्चुअल में ईएमएफ का एक डिफाइन तुमको लास्ट ईयर के सिलेबस में एक दिया था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। एक बार चार्ज यहाँ से निकला और उसको घुमा के ला के वहीं पे ला के रखने के लिए जो एनर्जी लगा ना, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ऐसा है, तो एनर्जी मतलब वर्क डन, चार्ज को घुमा रहे ना पूरा सर्किट में, बराबर? तो ये एक ईएमएफ का बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको इस पे हमको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। हमारा दूसरा फॉर्मूला इधर तो इधर से बताओ हमको क्या मालूम है? सिंस V का फॉर्मूला क्या मालूम है? E माइनस आई इंटू आर ना, बराबर? अब समझो ये बैटरी के सामने यहाँ पे कुछ तो इधर कुछ कनेक्ट करके रखा रहेगा, कोई तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, समझो R, बराबर? R कनेक्ट किया, तो V का एक आंसर है E इंटू आई आर। V का मालूम है और एक आंसर रहेगा, मालूम तुमको? V का एक और आंसर रहेगा। ओम्स लॉ के हिसाब से V का आंसर क्या आएगा? I इंटू आर। V मानो V देख लो पहले क्या है? V इधर लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है। अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, इधर लग रहा है मतलब इधर लग रहा है, तो इधर से जाने वाला करंट इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस। तो बोलो V का आंसर बोलो क्या आएगा? I इंटू कौन सा R? कैपिटल R के स्मॉल r? इधर लग रहा है ना, अरे वोल्टेज अंदर थोड़ी है, अंदर नहीं है, वो तो स्मॉल v है, स्मॉल v है, वो अलग है। मैं कैपिटल V की बात कर रहा है, तो इधर से करंट जाने वाला इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस, तो I इंटू आर, बराबर? इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलो V का एक्चुअल में करने है क्या? मेरे को I का आंसर निकालने का यहाँ से, और कुछ नया काम नहीं है, बराबर? हमको एक और चीज़ मालूम है, सिंस V का एक और फॉर्मूला है, V का तो और एक फॉर्मूला क्या है? I इंटू आर। V I इंटू आर भी होता है ना, V की जगह पे जरा पुट करो, बोलो क्या आएगा? I इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r, स्मॉल r ना? तुमको क्या चाहिए था बताओ? क्या बताया मैं तुमको? I निकालने, तो ये I निकालने तो I को सबको एक साइड लेके आना पड़ेगा ना, मैथ से ये तो, बराबर? माइनस आई आर को इधर लेके आओ, तो पहले से आई आर था, तो प्लस I इंटू आर इज इक्वल टू क्या बचा बताओ उधर? E। तुमको क्या निकालने का था? I, तो I कॉमन लेंगे ना, तभी तो निकलेगा। I कॉमन लिया, बोलो क्या मिलेगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। क्या चाहिए था तुमको? कैसा मिलेगा? ये हटाना पड़ेगा, इधर इंटू उधर गया तो I का बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सिंपल ना, इजी है। तो ये मैंने करंट निकाल दिया, बराबर? तो ये एक फॉर्मूला है ईएमएफ का। तुम लोग चाहिए तो ईएमएफ का फॉर्मूला इधर से ही बना सकते हैं, I इंटू आर प्लस आर, ऐसा ही बन सकता है। चाहिए तो इधर लिख देता हूँ, दैट इज, इसका मतलब एक और है। बोलो E का फॉर्मूला बोलो क्या रहेगा दूसरा? I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी ईएमएफ हो सकता है, बराबर? ऐसा, तो समझा ना? ये दो ईएमएफ का यहाँ पे भी फॉर्मूला बना दिया, एक ऊपर भी एक I का करंट का फॉर्मूला हो गया, बराबर? दो हो गया और एक है। हाँ चलो देखते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम कब रहेगा? मैक्सिमम करंट निकालते, चलो थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम करंट। इसमें ये पहला था, ये सेकंड है, अभी थर्ड कर रहे हैं हम लोग। आई मैक्स समझ में आता क्या? आई मैक्स मतलब मैक्सिमम करंट। देखो कोई भी सेल ज़्यादा करंट कभी देगा, पहले बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेल जो है ये सेल, बराबर, ये ज़्यादा करंट सिर्फ तब दे सकता है जब कैपिटल R छोटा रहे कि स्मॉल r कम रहेगा। मतलब दोनों में किसको देखेंगे तुम लोग? बराबर, सेल से करंट आ रहा है, तो सेल का जो करंट आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो कैपिटल R पे डिपेंड करेगा, वो स्मॉल r पे डिपेंड करेगा? सेल के अंदर से आ रहा है ना, तो स्मॉल r पे डिपेंड करेगा। ये स्मॉल r को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ही है, बराबर? ये रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा करंट कैसा रहेगा? कम रहेगा। मैंने क्या लिखा है? मतलब मेरे को करंट ज़्यादा चाहिए। अगर मुझे सेल से निकलने वाला करंट ज़्यादा चाहिए तो
तो ये स्मॉल आर को बोलो क्या होना चाहिए, कम। इतना मेरे को मैक्सिमम, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा करंट चाहिए, कम मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, कम से कम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मैक्सिमम रखने के लिए मुझे स्मॉल आर को क्या करना पड़ेगा, कम से कम वैल्यू क्या रहेगा उसका, माइनस में थोड़ी रेजिस्टेंस होता है, जीरो ही लास्ट रहेगा ना, बराबर। तो आई मैक्स निकालना है, अगर तुमको आई मैक्स निकालना है, आई मैक्स समझ में आ रहा है क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग ना, बराबर। तो आई मैक्स निकालने के लिए दैट इज किसका आंसर तुमको जीरो करना पड़ेगा, बताओ, स्मॉल आर का आंसर जीरो। तो बताओ आई मैक्स डालो, ये इसमें डालो, आई मत लिखना, आई के जगह में क्या लिखेगा, अगर मैं आई के जगह पे आई मैक्स लिखता है तो मेरे को कैपिटल आर के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर ही रहेगा ना, स्मॉल आर के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, समझा क्या, चलो बोलो, आई बन जाएगा आई मैक्स बराबर, ई तो ई रहेगा, आर ही रहेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर जीरो। तो बताओ आर प्लस जीरो कितना आया, आर ना, तो ई बाय आर। बोलने का मतलब है एक सेल ज्यादा करंट तब दे सकता है जब उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो। समझा ना, यही पॉइंट समझाने के लिए पॉइंट यही है, समझना कैसा है। तो ज्यादा करंट तब मिलेगा जब उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो। सिंपल है, खत्म चैप्टर, समझो कैसा किया है, समझना कैसा है, इजी है। आज बोला तो थोड़ा समझो थ्योरी था, मेन इधर ये काम का, देखो ये तुम्हारे काम का, ये सब चीज़ ये दिख रहा है, ये जो कर रहे हैं बराबर। बाकी तो थ्योरी तुम लोग पढ़ ही लेंगे ना, थ्योरी तो पढ़ ही लेंगे, थ्योरी का कोई इतना टेंशन नहीं। समझना कैसे किया है, चलो ठीक।